अभी हमें क्या करना है, हमें वापस से जाना है और आप अपने इलेक्ट्रिकल वाले सिस्टम टैब पे जाओ, अपने इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन में जाओ। हम पैरेलल कंडक्ट्स की बात कर रहे थे। हमने केबल ट्रे वायर बनाए, केबल ट्रे बनाया, कंडक्ट बनाया और पैरेलल कंडक्ट्स को क्रिएट किया। इसी फ्लो में अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारे पास ऑप्शन होता है केबल ट्रे फिटिंग्स को लेकर। इसी से जस्ट नेक्स्ट वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, केबल ट्रे फिटिंग्स। TF लिखा है, केवल शॉर्टकट है उसका। अगर आप जैसे यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर केबल ट्रे फिटिंग्स पर क्लिक करते हैं, ये तो सेव करने के लिए, केबल ट्रे फिटिंग्स पर अगर आप आते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो आप देख सकते हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो ऑप्शन आ रहे हैं वो ऑप्शंस आ रहे हैं चैनल हॉरिजॉन्टल बैंड या चैनल रिड्यूसर करना एंड ऑल, लेडर यूनियन आ रहा है। यानी कि जो फिटिंग्स आ रही हैं वो वही आ रही हैं जो ऑलरेडी हमने यूज़ किए हैं इन बिटवीन, जो ऑटोमेटिकली लग रहे हैं। जैसे टी क्रिएट हो रहा है, एल्बो क्रिएट हो रहा है, कहीं पर बैंड लग रहा है, वही सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए सपोर्ट के लिए जो हम फिटिंग्स यूज़ करते हैं, जो सीलिंग से कनेक्टेड रहती हैं, उससे सपोर्ट हैंगिंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको, अगर वो आपको चेक करना है या बनाना है तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा केबल ट्रे की फिटिंग्स के अंदर। तो यहाँ तो है नहीं, तो लोड फैमिली पे चलते हैं। लोड फैमिली में जाने के बाद इससे पीछे आते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे। देखो केबल ट्रे का फ़ोल्डर बिल्कुल अलग दिया गया है। आप केबल ट्रे के फ़ोल्डर में जाएं, फिटिंग्स का ऑप्शन है। इन फिटिंग्स के ऑप्शन में आप यहाँ जाकर चेक करें कि क्या केबल ट्रे की फिटिंग्स में कहीं पर कोई ऑप्शन इन्हें है ऐसा केबल ट्रे को प्लेस करने के लिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ है नहीं। तो इसका मतलब जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं है उस केस में आपको वो बनाना पड़ेगा। या किसी और ऑप्शंस में हम जाना चाहें, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप इलेक्ट्रिकल में गए, इलेक्ट्रिकल में MEP था, MEP में तो ये सारे ऑप्शंस थे। इलेक्ट्रिकल पावर में जाएं, पावर में देखो टर्मिनल हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं। तो ऐसा कुछ केबल ट्रे की फिटिंग्स तो बाय डिफ़ॉल्ट है नहीं। तो अब अगर आपको कोई कंपोनेंट की नीड है जो अवेलेबल ना हो आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं। देखो आप गूगल पर जाओ, सर्च करो केबल ट्रे एंड आप उसे क्या कहते हैं, केबल ट्रे फिक्सिंग क्लैम्प। ये चीज़ बेसिकली आपको चाहिए। दिस वन इज़ केबल ट्रे फिक्सिंग क्लैम्प, ये होता है। अब ये तो नॉर्मली दिखा रहा है। अब आपने यहाँ पर अगर आगे जाके लिख दिया RFA, RFA क्या होता है, रेविट फैमिली। केबल ट्रे सपोर्ट रेविट फैमिली। रेविट सिटी आ जाएगा या बीम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप पहले वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप यहाँ देखें तो केबल ट्रे के जो ऑलरेडी ऑप्शंस हैं वो कुछ अवेलेबल हैं। यहाँ भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये फिटिंग्स के ऑप्शंस, आप इसे डाउनलोड कर लो। साइन अप या साइन इन डायरेक्टली आप गूगल के साथ कर सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि कार्ड वगैरह की डिटेल कुछ मांगता है। आप बीम ऑब्जेक्ट पर फ्रीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट कर देना। ये कोई भी प्रोफाइल्स को आप चूज़ कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह आप एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे बीम ऑब्जेक्ट साइट पर।
उसके बाद अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो नीचे देखो एक RBT फॉर्मेट दे रहा है। डाउनलोड ऑल पे क्लिक किया आपने तो वहाँ एक प्रोजेक्ट इंक्लूड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगी। ये एक प्रोजेक्ट फाइल है। अब मैं जा रहा हूँ रेविट पर, फाइल, ओपन, डाउनलोड्स के ऑप्शंस में गए जाएंगे आप। इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। वो 2017 का प्रोजेक्ट है तो पहले अपग्रेड करेगा अपने आप को, और अपग्रेड करने के बाद वो ओपन होगा। अब देखो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। देखो ETA में अब रेविट तो बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है, वो लोग काम करते रहते हैं। अब मेट्रो के जो काम हो रहे हैं उनके स्टेशंस के जो स्टैंडर्ड हैं कंपोनेंट्स के वो सेम है, तो उनका कोई एक प्रोजेक्ट आपके अपने पास ले लो अपने सिस्टम में और उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लो। उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उन सब कंपोनेंट्स की आपको नीड रहेगी। आप उन कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करके एज ए फैमिली अपने पास रख सकते हो फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमारे प्रोजेक्ट के लिए किसी काम का ना हो, हम ना यूज़ करते हो, लेकिन इसी तरह आप जब अपने प्रोजेक्ट को ओपन कराएंगे वहाँ तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। किसी को एक कंपोनेंट आपको चाहिए जो आपके पास नहीं है तो आप उसे सेलेक्ट करो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ऊपर एक एडिट फैमिली का ऑप्शन आएगा, आप एडिट फैमिली पर क्लिक करो। ये कंपोनेंट आपका फैमिली में ओपन हो गया, ठीक। अब आप ऊपर जाओ, फाइल, सेव एज फैमिली। एक कहीं पर अपना डेस्कटॉप वगैरह पे कोई एक फ़ोल्डर बना लो, जैसे मेरे पास ETA का फ़ोल्डर है और मैंने वहाँ उसको नाम दे दिया केबल ट्रे सिस्टम ब्रैकेट, जो भी मुझे उसका नाम देना जिससे मुझे पता रहे वो क्या कंपोनेंट है। सेव पे क्लिक कर दो। ये कंपोनेंट मैंने एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट सेव कर दिया। जितने भी कंपोनेंट मुझे प्रोजेक्ट के चाहिए एज ए फैमिली उन सबको अलग अलग सेव कर दो, तो पूरा आपके पास अपना एक डाटा क्रिएट हो जाएगा। जैसे ऑटोकैड में आप लोग ब्लॉक्स रखते हो ना अपने पास स्टोर करके, सेम उसी तरह आप उससे सारे फैमिली कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करके अपने पास रख लो अलग। फिर उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट भी करने पड़ेंगे आपको। आप इंसर्ट पे जाओ, मान लीजिए आप में से कोई बंदा इलेक्ट्रिकल का काम करेगा, कोई HVAC का काम करेगा, तो इलेक्ट्रिकल वाला अपने जो फैमिली के कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करके अपने पास रख ले, मैकेनिकल वाला अपने रख ले, HVAC के लिए अलग, प्लम्बिंग के लिए अलग, जो जिसका काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें से डाटा को एक्सपोर्ट करके फैमिली कंपोनेंट्स को प्लेस कर लेना। फिर ऊपर जाना, सीधे इंसर्ट टैब, इंसर्ट में लोड फैमिली, और क्या लोड करना है वो आपके डेस्कटॉप पर पड़ा है आपके फ़ोल्डर में, तो वो आप सीधा ओपन कर लो, आपके जो सिस्टम के अंदर वो अपलोड हो जाएगा। अब अगर मैं सिस्टम से पर जाऊं और वहां से जाके केबल ट्रे फिटिंग्स को सेलेक्ट करूं तो मैं चेक करूंगा अब यहाँ कोई कंपोनेंट आया है क्या। वो आया तो नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं है जो फैमिली कंपोनेंट मैंने बनाया वो केबल ट्रे फिटिंग्स की ही फैमिली में क्रिएट हुआ हो। तो इन जनरल यहाँ कंपोनेंट्स का भी तो ऑप्शन आता है सिस्टम्स में। कंपोनेंट पे क्लिक करो तो देखो ये आ गया ब्रैकेट, जो आपने बना के अलग से सेव किया था वो आ गया ना यहाँ पर। केबल ट्रे की सॉलिड सपोर्ट एंड ऑल, ये सारे ऑप्शंस आ गए, डबल वाला या सिंगल वाला। आपको जो कंपोनेंट जहाँ चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए वो आप वहीं पर प्लेस कर सकते हो। मैंने बोला मुझे फेस पर प्लेस करना है तो आप देखो आपने यहाँ पर प्लेस किया। हो सकता है इसका एप्लीकेशन यहाँ नहीं है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या बोला हम डेटा को एक्सपोर्ट करके रखेंगे, फिर जिसकी जहाँ नीड होगी हम उसी के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। टॉप व्यू कहाँ गया हमारा? अच्छा ये आर्किटेक्चर की कैटेगरी में चला गया डायरेक्ट। जेनरिक मॉडल था ये, इसलिए ये वहाँ पर चला गया। तो हम कंपोनेंट्स को प्लेसिंग कर पाएंगे, यानी कि डाटा को एक्सपोर्ट करके रख लेना। आई होप जयेश, विनीत, आप सबको कुछ आइडिया लगा है कि किस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट को
अगर एटीए से आपको एक प्रोजेक्ट इशू किया जाता है, कोई पुराना प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया हो, आप उससे अपने फैमिली कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करके एक जगह इकट्ठा कर सकते हो सारे, जो आप फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर वो कंपोनेंट को प्लेस कर पाएंगे साथ साथ। हाँ, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों का वर्क जो है, क्योंकि आप लोगों के कंपनी जो मतलब एटीए की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक कंपनी में क्या सिनारियो यही होता है, जिस टाइप के कंपोनेंट्स की नीड होती है, वो जिस फील्ड का काम करते हैं, वो सेम फील्ड के ही प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंटेशन करते रहते हैं, तो सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट्स की ही बार बार ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो हम उनको ईजिली अपने इंसर्ट करते रहेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। केबल ट्रे फिटिंग्स के बाद इसी तरह कंडक्ट की फिटिंग्स आती हैं, तो कंडक्ट की फिटिंग्स भी वही हैं, एल्बो, टी, कंडक्ट का जंक्शन बॉक्स। अब जंक्शन बॉक्स का कहानी क्या है उसको समझो। कंडक्ट जब आप बना रहे हो, एक तो चीज़ ये हो गई है कि हमने यहाँ से एलिवेशन दिया, एक कंडक्ट इस पर चला। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है ना, मेरा एक कंडक्ट है जो यहाँ से चल रहा है, ऐसे इधर जा रहा है, लेकिन उसी कंडक्ट में से एक पार्ट उधर भी जा रहा है, जा सकता है, तब कंडक्ट के सेंटर लाइन को पकड़ो और उससे इधर कंडक्ट को चला दो। जैसे ही उधर कंडक्ट चला तो यहाँ क्या हुआ, एक जंक्शन बॉक्स बन गया इसका कंडक्ट का। जैसे देखते हैं ना हम कंडक्ट कहाँ डले होते हैं, फैन बॉक्स एक तरीके से जंक्शन बॉक्स का काम करता है, जो हम घरों में देखते हैं ना, फैन लगता है फैन बॉक्स, तो फैन बॉक्स में सारे चारों साइड्स के वॉल्स की साइड से, या हमने 3 वॉल्स में दिया है, वो सारे कंडक्ट्स आकर के उसी जंक्शन बॉक्स से कनेक्टेड होते हैं फैन वाले बॉक्स में। अगर हम इसी चीज़ को 3D में चेक करें, यहाँ आप जाएं तो देखो ये जंक्शन बॉक्स, अब ये जंक्शन बॉक्स आपके इसके साथ क्लैश हो रहा है। अब इसको सेलेक्ट करो, वापस से यहाँ आके चेकआउट कर सकते हो, और आप एरो की से उसे शिफ्ट कर सकते हो। अब आपका कोई कॉलिजन नहीं हो रहा है। अब आप 3D में जाकर देखो, देखो यहाँ भी क्लियर हो गया। तो रियल टाइम में काम करते वक्त आप रियल टाइम में चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, ये फ़ायदा है आपको 3D में काम करने से। तो शिफ्ट और स्क्रॉल, इससे आप पूरा 360 डिग्री रोटेट करके वैल्यूज़ को देख सकते हो। दूसरी चीज़, ये जो व्यू क्यूब है आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से होम पर क्लिक कर दोगे, टॉप पर क्लिक कर दोगे, टॉप आ जाएगा। राइट, टॉप, बैक, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलते हैं यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, फ्रंट पे क्लिक कर दो तो ऐसे फ्रंट पर भी स्विच हो जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसी के अकॉर्डिंग आप इस व्यू क्यूब को भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो होम पेज और शिफ्ट और स्क्रॉल का यूज़ कर सकते हो। जैसे जूम इन जूम आउट आपके कंट्रोल में है, शिफ्ट और स्क्रॉल दबा के रोटेट करना आपके कंट्रोल में है। अगर आप किसी कंपोनेंट को सिलेक्ट करके करोगे तो उसी के आसपास घूमेगा, अगर कुछ सिलेक्ट नहीं करोगे तो बहुत अप डाउन्स हो सकते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया तो अब मैं अगर ऑर्बिट कर रहा हूँ यानी कि रोटेट कर रहा हूँ तो वो उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में देखो चेंज हो रहा है, यानी कि यही एक पाइवट पॉइंट की तरह काम कर रहा है ऑर्बिट करते वक्त, रोटेट करते वक्त उसको 360। वापस इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, कंडक्ट्स हो गए। उसके बाद आपने देखा कि हमने जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाए, जो भी पैनल्स प्लेस किए हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही बनाए। सेम इसी तरह कहीं पर आपको चलकर आगे पावर के अंदर कहीं ट्रांसफार्मर प्लेस करना हो, वो सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यहीं जाएँ आप तो ऊपर की तरफ देखो एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, केवीए के अकॉर्डिंग कितने केवीए की आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रांसफार्मर उसकी लोकेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करो, वो आ गया। जब आपका कोई ट्रांसफार्मर बना है तो उसके पास देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं और एक पावर सिस्टम है। सेम इसी तरह अगर मैं इस ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करके इसका प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो यहाँ पर भी कुछ नाम पूछ रहा होगा ये, पैनल नेम मैंने बोला TR001, मैंने कुछ नाम दिया इसको TR001। अब मेरे पास यहाँ पैनल्स हैं, पैनल को अगर मैं सेलेक्ट करूँ खाली तो इसका भी लिए भी पावर सिस्टम क्रिएट होता है।
अगर मैं क्लिक करूँ पावर सिस्टम पर, वहाँ पैनल पे जाऊँ तो देखो यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसका अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है 208। इस वाले पैनल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, पावर सिस्टम पे क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पैनल में जा रहा हूँ, यहाँ भी नन आ रहा है। यानी कि दोनों केस में आप इनको पहले एक मेन पैनल से कनेक्ट करोगे, फिर वो मेन पैनल बेसिकली ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह पहले तो हमें हर फ्लोर का काम करना होगा, फिर सारे फ्लोर के वर्क पैनल्स को अपने बिल्डिंग के मेन पैनल से कनेक्ट करेंगे, फिर वो मेन पैनल ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होगा। प्रोसीजर लेकिन वही होगा, बस सेलेक्ट किया, पैनल्स पावर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। वो सारे कंपोनेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है जिससे आप उनको कनेक्ट कर पाएँ। अगर वो पैनल्स आपके पास होंगे तभी वो आपस में कनेक्ट भी हो पाएंगे। अगर वोल्टेज डिफरेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग अलग है, तो आपस में कनेक्शन नहीं हो सकता। सेकेंडली, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं या हो सकते हैं, इसको अगर हमें समझना है, आप इलेक्ट्रिकल पे जाओ तो यहाँ सबसे लास्ट में जो लाइटिंग हमने यूज़ की थी, वहाँ नीचे की तरफ देखो एक छोटा सा एरो है कॉर्नर पर, इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स, या आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो ES। अगर मैं ES प्रेस करूं तो इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ आ गया इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स। इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आप आएँ तो वोल्टेज डेफिनेशंस, कितने टाइप के वोल्टेज हैं हमारे पास, तो हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ ऐड करें और वोल्टेज डिफाइन कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट, वोल्टेज का नाम बता दो, उसकी वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। जैसे इन जनरल हमारे यहाँ हम 230 वोल्ट यूज़ करते हैं एज ए रेजिडेंशियल, तो मिनिमम वोल्टेज तो हमारे चले जाते हैं 150 तक भी, और मैक्सिमम वोल्टेज तो 240 रहता है। इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हो। हमने इसका नाम रखा मान लीजिए 230 से हमें पहचान होगी कि हम 230 वोल्ट की बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स क्रिएट होगा, 120/208, 120/240, 480/277। इसी तरह आप अपना एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आप में से इलेक्ट्रिकल के हैं वो बेटर इसको समझ पाएंगे कि किस टाइप के सिस्टम्स क्रिएट होते हैं। फेज़ भी सेलेक्ट कर सकते हो, सिंगल फेज़ है कि 3 फेज़ है। नंबर ऑफ़ वायर्स डिसाइड कर सकते हो आप, सिंगल फेज़। लाइन टू लाइन वोल्टेज तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगल फेज़ है। लाइन टू ग्राउंड ही आप दे सकते हो केवल 230 वोल्ट। अगर आपका ये 3 फेज़ होता तो दोनों लाइन टू लाइन वोल्टेज भी दिया जाएगा और लाइन टू ग्राउंड, लेकिन स्टार कनेक्शन में नहीं जाएंगे, जाना तो चाहिए। अगर मैं इसको डिसाइड कर दूँ, ये लाइन टू ग्राउंड का ऑप्शन नहीं देता, ऐसे कैसे? नंबर ऑफ़ वायर्स 4 करनी पड़ेंगी, फिर आप ये वाला ऑप्शन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेकंड वोल्टेज, लाइन टू लाइन और लाइन टू ग्राउंड, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिनसे आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और वोल्टेज डेफिनेशंस को डिफ़ाइन कर सकते हो। उसके बाद बात ये आती है कि देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रिकल लोड निकालना हो, जैसे मेन एक बिल्डिंग का पैनल है, उससे आपने सारे सर्किट्स कनेक्ट कर दिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस पैनल से कुछ सर्किट्स मैंने कनेक्ट किए, तो मैं इसी पैनल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पैनल का जो नाम है दैट इज़ GF ग्राउंड फ्लोर P1 पैनल 1, ये नाम है। अगर आप पैनल को सेलेक्ट कर रहे हो, पैनल को सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर रिबन टूल बार में जाएँ तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट पैनल शेड्यूल्स। आप क्रिएट पैनल शेड्यूल्स पर क्लिक करो, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट कर दो। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो वो उस पैनल का एक शेड्यूल क्रिएट कर देगा। वो शेड्यूल डिपेंड करेगा आपने कितने नंबर ऑफ़ सर्किट्स उससे कनेक्ट किए हैं। अभी 2 सर्किट्स कनेक्टेड हैं, एक तो रिसेप्टेकल वाला, एक लाइट्स को, यानी कि आपने लाइट कनेक्ट की थी और आपने रिसेप्टेकल्स कनेक्ट किए थे। 20 एम्पियर का है यहाँ पर, यहाँ भी 20 एम्पियर का है। ये 2 सर्किट्स हैं। इन दोनों सर्किट्स की टोटल रिक्वायरमेंट देखो नीचे आ गया, टोटल कनेक्शन लोड। लाइट्स का इतना है, रिसेप्टेकल्स का इतना है, टोटल आपके पास यहाँ आ गया। इस तरीके से आप किसी भी स्पेसिफिक पैनल जिससे आपने सारे कनेक्शंस कर दिए हैं, सारे सर्किट उससे कनेक्ट कर दिए हैं, तो आप अगर उस पैनल का शेड्यूल निकालोगे बाद में, तो आपको उस शेड्यूल से पूरा
टोटल कनेक्शन लोड पता चल जाएगा। तो मतलब आपको पता चल गया ना टोटल की इस बिल्डिंग के लिए कितने स्पेसिफिक वोल्टेज की लोड की आपकी रिक्वायरमेंट है। हम उसी के अकॉर्डिंग कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। भैया 2 kVA का करना है कि 5 kVA का करना है, कितने kVA का करना है, ये हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। जब सारे मॉडलिंग के वर्क हो जाएगा हमारा, उसके अकॉर्डिंग उसके शेड्यूल्स क्रिएट करेंगे। वहाँ शेड्यूल से ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वापस चलते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस से हमने जैसे इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स प्लेस किया, फायर अलार्म सिस्टम्स क्रिएट किए, और लाइटिंग फिक्सचर से सेलेक्ट करके हमने लाइट्स को प्लेस किया। इस तरीके से आप सारे सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में वापस जाएं, इस इलेक्ट्रिकल के पोर्शन पर आप क्लिक करें। ये बाहर फिट नहीं होता, वहीं रहेगा। पुराने वर्जन में ये मॉड्यूल बाहर ओपनली हो जाता था। अच्छा, अब दूसरी चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई कंडक्ट सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर कुछ साइजेस आ रहे हैं। जैसे 16 mm का मिनिमम आ रहा है, 155 mm का सबसे मैक्सिमम साइज़ आ रहा है। कुछ स्टैंडर्ड साइज़ होंगे। इन बिटवीन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपोनेंट नया क्रिएट कराना है किसी स्पेसिफिक साइज़ के डायमीटर को। जैसे एग्जांपल के लिए लो, हम यहाँ बात करें, हमें 90 mm का एक कंडक्ट चाहिए, 90 mm डायमीटर का, जो अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो ऐसा नहीं है आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपको रेविट ये ऑप्शन देता है कि आप एक नए साइज़ का कंपोनेंट क्रिएट कर लें। फिर से हम इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स ES, यहाँ ढूंढेंगे आप कंडक्ट सेटिंग्स में सबसे नीचे दिया गया है साइज़। जो साइज़ यहाँ अवेलेबल है वही आपको वहाँ नज़र आ रहा है। ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप कंडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी ले रहा है वो, RNC शेड्यूल 80। चलो, इलेक्ट्रिकल सेटिंग्स, साइज़, RNC शेड्यूल 80। यहाँ देखो कोई 90 mm का साइज़ नहीं है, मुझे चाहिए। मैंने न्यू साइज़ पर क्लिक किया, मैंने बोला यार ट्रेड डायमीटर, यानी कि बोला जाएगा वो 90 mm का, लेकिन इनसाइड डायमीटर तो होगा उसका कम कुछ। मैंने बोला मान लीजिए इनसाइड डायमीटर है उसका 89 और आउटसाइड डायमीटर उसका बैठता है 91। मिनिमम बैंड रेडियस, लेट्स से मिनिमम बैंड रेडियस उसकी है 180। इस तरीके से आप एक नया साइज़ भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे जाओ। मान लीजिए आपको मिनिमम बैंड रेडियस बढ़ानी पड़े, घटानी पड़े, किसी भी साइज़ को चेंज करना पड़े, ओके कर दो, आपका कंडक्ट बन गया। अब अगर मैं ऊपर वापस से जाऊँ, कंडक्ट को सेलेक्ट करूँ, यहाँ जाऊँ डायमीटर के अंदर, तो देखो यहाँ 90 mm का साइज़ भी आ गया, क्योंकि ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब आगे का वही फंक्शन है, बस एक नया डायमीटर आपको क्रिएट करना था, आपने कर दिया। कभी अगर ऐसा हो जाए कि आप कंडक्ट बना रहे हो तो जंक्शन बॉक्स अपने आप लग रहे हैं, जहाँ से आप इसको एंड करते हो वहीं से दूसरा अपने आप शुरू हो जाता है, फिटिंग्स लग जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। अगर ऊपर की तरफ देखो, यहाँ एक ऑप्शन सेलेक्टेड है ऑटोमेटिकली कनेक्ट। अगर ऑटोमेटिकली कनेक्ट को मैं हटा दूँ, अब मैं बोलूँ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये तो लगा, लेकिन अगर मुझे यहीं से एक नया कंडक्ट बनाना है तो अब ये कनेक्ट नहीं हुआ आपस में, अलग अलग ही हैं दोनों, अदरवाइज़ तो जंक्शन बॉक्स बनेगा। इसलिए ज़रूरी है ऑटोमेटिकली कनेक्ट को चूज़ करना। कुछ कह रहे हो? ओके, सो इलेक्ट्रिकल के टैब के अंदर हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं आज मॉडिफाई टैब्स की।
बेटे अगर कुछ कहना है प्लीज़ मैसेज में लिख दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, आप मॉडिफाई टैब पर जाते हैं। मॉडिफाई टैब में हमारे पास ये कुछ मॉडिफाई टूल्स हैं, जैसे ऑटोकैड में होता है ना, कॉपी, मूव, मिरर, रोटेट, स्केल, ट्रिम करना, एक्सटेंड करना, डिलीट करना, पिन अनपिन करना, ऑफसेट करना, वही सारे टूल्स यहाँ भी हैं। सबसे पहला टूल है अलाइन, शॉर्टकट भी वही है AL। यूज़ कैसे करेंगे अब आप समझ सकते हो। अलाइन को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने बोला इस वाले कैंडिडेट के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट करना है, इस वाले कैंडिडेट को। तो देखो अलाइनमेंट सेम हो गया। फिर से देख लो, अलाइन इसके रेस्पेक्ट में इसको अलाइनमेंट हो गया। आप अलाइनमेंट काम आ सकता है। मूव करना है तो मूव कमांड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, एंटर करो, कोई बेस पॉइंट, डायरेक्शन और वैल्यू बता दो, एंटर। ऑटोकैड में भी तो ऐसे ही कर रहे हो। आई होप इसमें अगर मैं थोड़ा स्पीड वे में चल रहा हूँ तो देख लेना, मुझे बता देना फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो। हमने मूव कमांड सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, कोई भी बेस पॉइंट बताया, डायरेक्शन बताया और वैल्यू दे दिया 500 mm। तो ये मूव की तरह काम कर रहा है। सेम उसी की साइड में कॉपी दिया गया है, कॉपी पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, एंटर, बेस पॉइंट बताइए, डायरेक्शन बताइए, अगेन वैल्यू बता दो। अब ये क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। उसी के साइड में आपको रोटेट दिया गया है, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट मतलब रोटेट लो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, एंटर। अब यहाँ कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लो और किस डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है या क्लॉकवाइज जाना है, डायरेक्शन आप बताओ कर्सर से। डायरेक्शन बताने के बाद एंगल बताओ और एंटर कर दो। ऑटोकैड में आपको बेस पॉइंट बताना होता है, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो रोटेट हो रहा है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसने सेंटर पॉइंट ले लिया था। तो अगर आपको बेस पॉइंट डिफाइन करना है रोटेट करने के लिए, रोटेट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। ऊपर की तरफ देखो एक ऑप्शन आता है यहाँ डिटेल में, सेंटर ऑफ रोटेशन, यहाँ प्लेस पर क्लिक करो और बता दो आप, आपका ये पॉइंट रेफरेंस है, ये बेस है सॉरी। फिर एक कहीं भी रैंडम पॉइंट ले लो, उससे इधर जाना है कि इधर जाना है, एंगल की वैल्यू बताओ और एंटर कर दो। तो उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो रोटेट हो जाएगा। फिर अलाइन के जस्ट साइड में ऑफसेट का ऑप्शन है, आप ऑफसेट पे क्लिक करो। यहाँ ऊपर की साइड यहाँ वैल्यू पूछता है कितनी डिस्टेंस पर ऑफसेट करना है। मैंने बोला मुझे ऑफसेट करना है 950 पर। किसे करना है, इसे करना है, राइट में या लेफ़्ट में। लेफ़्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। हिडन लाइन दिखाता है बहुत हल्की सी, मैं थोड़ा उसे डार्क कर दूँ। अब कुछ देख पा रहे हैं हिडन लाइंस, इस तरीके से आप ऑफसेट कर सकते हैं। एक चीज़ होती है मिरर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के मिरर हैं। एक तो एग्जैक्ट ऑटोकैड की तरह है बिल्कुल। ऑटोकैड में कैसा होता था, मिरर ड्रॉ एक्सिस, यहाँ पर नाम अलग है, वहाँ तो खाली मिरर है, यहाँ है मिरर ड्रॉ एक्सिस। कमांड को सेलेक्ट करो। अब क्या मिरर करना है, मैंने बोला यार मुझे मिरर करना है, एक सेकेंड, ये फेस को सेलेक्ट कर रहा है, मुझे मिरर करना है इन सब को। लेकिन क्या हुआ, बैकएंड से बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं, स्पेस विस्पेस बहुत सारा। तो मैंने एस्केप किया, मैंने बोला मुझे मिरर करना है, तो सेलेक्ट कर लिया मैंने कंट्रोल दबा के, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको मिरर करना है, एंटर। अब एक्सिस बतानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। मान लीजिए आपने बताया पहला पॉइंट यहाँ ऐसे ड्रैग किया, दूसरा पॉइंट यहाँ, तो वो मिरर हो गया। एक ऑप्शन यहाँ उससे भी अच्छा दिया गया है, वो ऑप्शन है मिरर पिक एक्सिस। मिरर पिक एक्सिस लो, ऑब्जेक्ट जिसको आपको मिरर करना है उनको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप आओ
किसी भी का रेफरेंस ले लो, जैसे कंडक्ट की सेंटर लाइन है, वो एक्सिस का काम करेगी। मैं जैसे ही सेंटर लाइन को सेलेक्ट करूँगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में मिरर हो जाएगा। अच्छा, मैंने सिलेक्शन के बाद एंटर नहीं किया, सॉरी, ये सब सेलेक्ट किया, एंटर। अब ये एक्सिस मैंने बताई, उसने उस एक्सिस के अबाउट मिरर कर दिया। तो एक तो केस बिल्कुल ऑटोकैड वाला है जिसमें आप एक्सिस डिफाइन कर रहे हो 2 पॉइंट से, और एक केस ऐसा है कि आप रेफरेंस एक्सिस सेलेक्ट कर रहे हो, वो किसी डक्ट का सेंटर लाइन हो सकता है, कंडक्ट का सेंटर लाइन हो सकता है, केबल ट्रे का सेंटर लाइन हो सकता है, कोई भी एज का रेफरेंस हो सकता है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो ना। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ होता है रो ट्रिम और एक्सटेंड, यानी कि यही कमांड ट्रिम का काम करेगा, यही सेम कमांड एक्सटेंड का काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिम यूज़ किया, ट्रिम और एक्सटेंड, ये बेसिकली कॉर्नर बनाता है, जैसे इसको और इसको मिला के कॉर्नर बनाना है। अब क्योंकि डायरेक्ट कॉर्नर तो नहीं बन सकता, बैंड तो ज़रूरी है कंडक्ट में, कंडक्ट 90 डिग्री पर बैंड तो एकदम नहीं हो सकता। इसको मिलाना है तो वो उनसे कनेक्शन हटा देगा, यहाँ इतना रूम नहीं है। इसका एग्जांपल और बेटर वे में समझने के लिए मैं कुछ कंडक्ट बना दूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया, मैंने बोला ये और ये, तो उसने ट्रिम कर दिया ना दोनों को। अच्छा, मैंने इसको बोला और इसको बोला, यहाँ उसने एक्सटेंड करके कॉर्नर बनाया। इसको बोला कुछ एक्सटेंड होगा, कुछ ट्रिम होगा पार्ट। तो इस तरीके से आप बेसिकली, इसका रोल है क्रिएट करना, क्या, कॉर्नर बनाना, इसका मेन लॉजिक ये है। फिर एक चीज़ है स्प्लिट। मान लीजिए कंडक्ट जा रहा था, मुझे बीच से उसको तोड़ना पड़ा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्प्लिट। मैंने यहाँ आया कर्सर लेकर, मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे कंडक्ट टूट गया। अब कंडक्ट टूटा, एक सेकंड देना बेटा, आप ही के यहाँ से कॉल आ रही है शायद। हेलो हेलो, हाँ संजय जी, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक। चलिए जी, न्यूज़ आई है आपकी कल ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, अब मंडे होगी। ओके, सो हम बात कर रहे थे स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या है, जैसे कोई कंडक्ट है ये, और आपने यहाँ जा कर के क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या हुआ, वो स्प्लिट कर दिया उसने दोनों पॉइंट्स के बीच से सेगमेंट। इस पर भी कैप लग गई, इस पर भी कैप लग गई। अगर मैं यहाँ ऊपर देखो, यहाँ एक जगह ऑप्शन लिखा है ना डिलीट इनर सेगमेंट, ये सेलेक्टेड ना हो तो मैं स्प्लिट करूँगा केवल। यहाँ से स्प्लिट कर दिया, यहाँ से स्प्लिट कर दिया, यहाँ से स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब ये ना, ये पूरा एक ही कंडक्ट था, अब दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कपलर तो चाहिए, उसने कपलर ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। उसके बाद एक ऑप्शन आता है स्प्लिट विद गैप, यहाँ पर गैप देना है। ऊपर ऑप्शन आ रहा है कितना गैप चाहिए, मैंने बोला मुझे गैप चाहिए 150 mm का। आप कर्सर लेकर जाओ, आप कंडक्ट स्प्लिट विद गैप, गैप में कंडक्ट तो लगता ही नहीं है, इसलिए वहाँ स्प्लिट विद गैप यूज़ नहीं होगा। स्प्लिट विद गैप बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आर्किटेक्चर के सेंस में यूज़ होता है। जब हम वॉल क्रिएट करते हैं ना, बाउंड्री वॉल्स के बीच में कुछ गैपिंग्स देनी पड़ती हैं, उस केस में स्प्लिट विद गैप को यूज़ किया जाता है। हमारे इस केस में वो किसी काम का नहीं है। फिर एक ऑप्शन है ट्रिम और एक्सटेंड, एक एलिमेंट को एक्सटेंड करना है या मल्टीपल को एक्सटेंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों एलिमेंट्स को हमें यहाँ तक एक्सटेंड करना है। तो एक को करना है तो देखो ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट करो, यहाँ तक करना है। किसको करना है, इसको करना है, ये एक्सटेंड हो जाएगा। अब क्योंकि बेंडिंग नहीं लग सकती इसलिए एरर दे रहा है। अगर कंडक्ट्स
मल्टीपल के केस में यहाँ तक करना है। अब किस किस को करना है, इन सब को करना है। तो देखो इस तरीके से वो कनेक्ट हो जाए, एक्सटेंड हो गया ना। अब जो जो कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी थी उसने सबको कनेक्ट कर दिया। जिसके लिए स्पेस नहीं है उसमें वो वार्निंग दे करके छोड़ दिया उसने, कितना स्पेस नहीं है कि फिटिंग लगाई जा सके। इस तरीके से आप ट्रिम और एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हैं। डिलीट करना है तो सेलेक्ट करो और इस रेड क्रॉस को दबा दो, या सिंपल बटन से डिलीट कर दो। पिन और अनपिन करना मैंने आपको बताया है। पिन करने से मतलब फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है। जैसे लेयर के डाटा को आप क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। ये पिन हो गया। अब ये एलिमेंट पिन है, डिलीट नहीं हो सकता, मॉडिफाई नहीं हो सकता जब तक कि आप इसको सेलेक्ट करके अनपिन ना कर दें। अब कोई डाटा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पैटर्न करना हो, लेट्स से आपने लगाया स्मोक डिटेक्टर। अब आपने बोला हर 900 mm के बाद मुझे इस लाइन में स्मोक डिटेक्टर चाहिए, 900 mm के बाद। यानी कि आपको क्या करना है, पैटर्न क्रिएट करना है, एरे करना है। तो यहाँ भी वही है, एरे। ये छोटा सा आइकन्स है, एरे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर करो। लेकिन एरे यहाँ होता है एक डायरेक्शन में एक बार। तो यहाँ होता है देखो लीनियर एरे, उसके साइड में होता है रेडियल एरे। लीनियर एरे को सिलेक्ट किया, यहाँ आए नीचे की तरफ, पहला ऑप्शन बताया, राइट साइड में जाना है, डायरेक्शन बताया, दो के बीच गैप चाहिए मुझे 2500 mm का। टोटल कितना एलिमेंट चाहिए अब वो बता दो। मैंने बोला 10 चाहिए। कुछ एलिमेंट्स बाहर चले गए तो वहाँ तो सीलिंग ही नहीं है, तो नहीं जा सकते, इसलिए वो एरर देगा। हम दोबारा से करते हैं। यहाँ हमें चाहिए टोटल 4 एलिमेंट। तो देखो 4 एलिमेंट्स आ गए ना, यहाँ पैटर्न के काम आएगा। अब मुझे उस डायरेक्शन में भी जाना है, तो अब इस पूरे सिस्टम को एक साथ सेलेक्ट कर लो। दोबारा से एरे करने जाओ, ऊपर से लीनियर सेलेक्टेड है। अब आप यहाँ से ये बहुत ज़्यादा क्लोज क्लिक हो गया, उसमें गैपिंग ही नहीं नज़र आएगी वरना। इन चारों को करना है लीनियर एरे। इतने का गैप, टोटल चाहिए 5, उधर भी अरेंज हो जाए। इन तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये मॉडिफाई टूल्स और इलेक्ट्रिकल वाला जो हमने टैब डिस्कस किया है, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वाला टैब, सिस्टम्स के अंदर इलेक्ट्रिकल टैब के सारे टूल्स, जितने भी टाइप के कनेक्शंस एंड ऑल यूज़ किए हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस कर लेना है। कल का दिन आपके पास है कंप्लीट, और आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल सुबह 11 बजे तक जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने किए हैं उन सब की रिकॉर्डिंग्स पहुंच जाएगी। कल के पूरे दिन आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। हम मंडे शाम 5 बजे स्टार्ट करेंगे अपने वही रेगुलर टाइम पर। ये टाइमिंग थोड़ा सा वेरिएशन हमने आज के लिए किया था। ठीक है, कैड में अलग अलग वो कंसेप्ट आएगा, वो अभी नहीं आए समझ में आ सकता, इसलिए अभी उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है।
वो कंसेप्ट आएगा, लेकिन वो एक अलग बिल्कुल सेंट्रल मॉडलिंग का कंसेप्ट है। आपको याद होगा जब मैं पहले दिन प्रोजेक्ट कर रहा था, फिर मैं कोऑर्डिनेशन अलर्ट आपको दिखाना चाह रहा था, वो नहीं हो पाया था। मैं बोल रहा था ये सेंट्रल मॉडल बना हुआ है। तो अभी सेंट्रल मॉडल का जब कंसेप्ट आएगा तो उस वक्त आपका वो डाउट दूर हो जाएगा। वो लेयर्स की जगह हम रेविट में जो यूज़ करते हैं वो कहलाता है वर्क सेट। तो वर्क सेट हमारे टॉपिक जो होता है ये एक सेंट्रल मॉडल के कंसेप्ट के अंदर आता है। तो जब हम सेंट्रल मॉडल का कंसेप्ट समझेंगे उस वक्त आप समझ जाएंगे वर्क सेट्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आज का सेशन के लिए हमारा यही टारगेट था। हमारा सेशन ये आज का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग रिज्यूम करेंगे मंडे शाम 5 बजे।